लेट अस स्टार्ट 14th Feb 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज़पेपर की कुछ मेजर हाइलाइट्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है वो है ICHR इज़ नॉट री राइटिंग द हिस्ट्री ओनली फिलिंग द गैप्स। हुआ क्या है ना, हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, देखो एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा है कि ICHR हैज़ नो प्लान्स ऑफ री राइटिंग हिस्ट्री बट इज़ फिलिंग द गैप्स। कैसे? वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सारे मेजर पर्सनालिटीज़ को और इवेंट्स को जो कि हिस्ट्री की बुक का पार्ट थे ही नहीं। उन्होंने कहा ICHR ने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जिसमें वो इंडियन हिस्ट्री को रीराइट करेगा। गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है हिस्ट्री को रीराइट करने की। बट इफ़ यू आस्क मी इफ़ द ICHR हैज़ टेकन एनी प्रोजेक्ट ऑन हिस्ट्री विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस हाउस दैट येट इट हैज़ टेकन। मिस्टर प्रधान ने लोकसभा के क्वेश्चन आवर में ये आंसर किया था। वी आर एक्सपैंडिंग हिस्ट्री एंड फिलिंग द गैप्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इंसिडेंट्स। उन्होंने ये कहा था, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या ICHR हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। उनका नहीं, हम लोग रीराइट नहीं कर रहे हैं। जो गैप थे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जो मिसिंग थे, उनको बस हम ऐड कर रहे हैं। अब ये टॉपिक के अंदर आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ICHR के बारे में, ठीक है। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ICHR क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी 1972 में, जस्ट आफ्टर वी वॉर द 1971 का वॉर, और इसी साल के अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। तब ये थी, और उस समय वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के अंदर था। अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो इसका बेसिक, इसको किसके अंडर, हमारा जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, उसका 1860 वाला पुराना, उसके अंडर इसको किया गया था। करता क्या है ये ICHR? ये एक फॉरम है, हिस्टोरियंस हैं इसके अंदर। वो अपना ऑब्जेक्टिव, अपनी साइंटिफिक हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं ताकि एक अनबायस्ड और रैशनल तरीके से हम लोग अपनी हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर सके। रिसर्च इंक्रीज करना है ना, और ऐसा बताना कि मतलब ये चेक करना कि रीजनल इनइक्वालिटी ना हो हमारे देश के अंदर हिस्ट्री को स्टडी के अंदर। हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर फंडिंग वगैरह रेज करना है ना, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे ICHR अपने आप में एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। सेमिनार्स भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें चलती है ICHR के अंडर। द टॉप कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK डीलिमिटेशन पैनल। अभी न्यूज़ में जाने से पहले ना हम लोगों को पहले थोड़ा सा डीलिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। डीलिमिटेशन का एक्चुअल में जो मतलब होता है ना, वो होता है फिक्सिंग द बाउंड्रीज। ऑलराइट, अब किसकी बाउंड्रीज होती है? हमारी जब पॉपुलेशन में चेंज होता है ना देश के अंदर, स्टेट के अंदर, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जिसके अकॉर्डिंगली हमारे इलेक्शन किए जाते हैं, उसकी बाउंड्री को चेंज किया जाता है। ऑलराइट, अब डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है ना, ये बिना किसी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के काम करता है। यानी कि इस कमीशन के जो ऑर्डर होते हैं फाइनल होते हैं और उसको किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। तो जब इनके ऑर्डर जो होते हैं ना डिलिमिटेशन कमीशन के, वो लोकसभा के सामने या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाते हैं, तो इनके ऑर्डर के अंदर, इस कमीशन के ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। क्यों चाहिए होते हैं हमको ये कमीशन? इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन करना है? हमारी पॉपुलेशन का। कहाँ पर? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, ताकि जोग्राफिकल एरियाज का फेयर डिवीजन हो सके। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या चलता है हमारा? 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। थोड़ा सा और इसके बारे में हल्का सा एड ऑन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इस न्यूज़ को। इसमें होता कौन कौन है? देखो, इसको अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एंड वो काम किसके साथ करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम किया जाता है। कौन कौन होगा इसके अंदर? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और हमारा जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि जहाँ पर ये हो रहा होता है ना, कमीशन का एग्जीक्यूट कर रहा था, उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक दो चीज़ें और याद रख लो, जैसे कि अगर हमको सेंटर लेवल के हिसाब से करना होता है ना, लोकसभा के हिसाब से, तो हमारा आर्टिकल नंबर 82 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टेट लेवल पे करना होता है तो आर्टिकल नंबर 170 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसको टेरिटोरीज को वगैरह को डिवाइड किया जाए। ऑलराइट, इसका कमीशन का जो एक्ट आया था वो 1952 में आया था, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। इतना जाना जरूर था। अब आपको डीलिमिटेशन पता चल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बात की, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो डीलिमिटेशन कमीशन था ना, उसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज को डिसमिस कर दिया, है ना। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के है ना, उसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट बनाएगा नए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अकॉर्डिंगली ही जो नई यूनियन टेरिटरी है ना, उसको क्रिएट किया गया था। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना, उसके तहत हम लोगों ने 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। अब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो ये करना था, रीएडजस्टमेंट करना था, ये हमारे 2002 वाले जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है।
तो उन्होंने कहा एनी लॉ विच इज मेड अंडर आर्टिकल 3 कैन ऑलवेज प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन. हेंस वी होल्ड दैट दिस देयर इज नो इलीगल एसोसिएशन विद दिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि 2020 में सेटअप किया गया था. तो 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का वो हुआ था ना, 370 को स्क्रैप करके यूनियन टेरिटरीज वगैरह बनाई गई थी. तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है. देन एक ड्राफ्ट बिल आया है. अब ये मुझे हाईलाइट तो कर लिया, बट ये आई थिंक विजन की मैगजीन में आएगा अच्छे से. तो इंडिया की जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं ना, जैसे हमारे फॉसिल्स हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, नेचुरल स्ट्रक्चर हो गए, इन सब के अंदर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक ड्राफ्ट आया, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022 का. इसमें उन्होंने बहुत सारे रिसर्चर्स ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो कि 170 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पावर दी जाएगी. ये मिनिस्ट्री ऑफ, अभी ये बहुत ज़रूरी है, जीएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है. तो उन्होंने कहा कि इसमें ना कुछ साइट्स को हम लोग जियो हेरिटेज वैल्यू देंगे एंड उनका पोजीशन वगैरह ले लेंगे जो कि प्राइवेट के पास है, एंड कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कहाँ तक करनी है, अलाउ करनी है, कितनी पनिशमेंट देनी है, क्योंकि उन साइट्स को प्रोटेक्ट करना है. तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि रादर देन गिविंग ऑल द पावर टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई, हम लोगों को एक कमेटी बना देनी चाहिए जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको पावर दे देनी चाहिए. तो ये बिल आएगा डिटेल में, विजन की मैगजीन में सारे प्रोविजंस होंगे, वहाँ समझेंगे. आगे चलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये यूके का है. यूके ने अभी कहा था कि इंडिया के साथ ना वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज में टाई अप करना चाहेगा. तो यहाँ पर हमारा इंडो यूके का जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. काफ़ी टाइम से मेंस में एग्जाम में आईआर के अंदर यूके को लेकर के क्वेश्चन आया नहीं है, और इस बार ये जो ऋषि सुनाक जो थे, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. तो मे बी 2023 में देयर कैन बी ए चांस ऑफ यूके. हालांकि वो आईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पिछले 6 महीने के ज़्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट. तो आप पिछले 6 महीने में देख लेना. अभी 2023 का सितंबर में जब एग्ज़ाम होगा ना, तो उससे अभी जनवरी 2023 के आगे के जो भी आईआर के टॉपिक्स आ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंटली ध्यान रख लेना. उनमें जो भी कुछ होगा वहाँ से आईआर के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे. बस ये कहा था इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, और एक जेट इंजन वगैरह में रोल्स रॉयस वगैरह का प्रोडक्शन होगा. फिर एडिटोरियल्स भी हैं, इनको भी कवर करते हैं हम लोग. ये है इंपॉर्टेंट चीज़. मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर स्टिल फंक्शनिंग विदाउट नैक एक्रेडिशन. इंडिया में ऑलमोस्ट 695 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिना नैक के एक्रेडिशन के परफॉर्म कर रही हैं. ये पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया गया था. ये आपको याद होना चाहिए. डेटा है कुछ ना कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो लीक पॉइंट्स वो होते हैं ना, लीक्स होते हैं, मतलब वीक पॉइंट होते हैं, लीक कह रहा हूँ, वीक पॉइंट्स होते हैं. उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि नैक के बिना भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में परफॉर्म कर रही हैं. अमृत 2.0 की जो स्कीम है, तो इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. तो मिनिस्ट्री ने ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ अप्रूव किए थे इन प्रोजेक्ट्स के लिए. तो थोड़ा याद होना चाहिए कि बहुत बड़ा अमाउंट अप्रूव किया गया है. फैकल्टी पोजीशंस इन द गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिमेन वैकेंट. तो गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उसके तहत 14,000 के आसपास वैकेंट सीट्स चल रही हैं. देखो भाई, एजुकेशन का ये आ गया, एजुकेशन का ये आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ICHR भी आ गया. आज 3 टॉपिक हम लोग अभी तक एजुकेशन मिनिस्ट्री के पढ़ चुके हैं. देन मूविंग अहेड, हाँ, प्राइम मिनिस्टर विल ओपन दी ट्राइफेड्स आदि महोत्सव इन दिल्ली ऑन February 16. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे ट्राइफेड्स आदि महोत्सव फेस्टिवल. तो आदि महोत्सव फेस्टिवल ट्राइफेड का, ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. यानी कि ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट करने के लिए आता है. ये आपके मेंस में एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट में. देन 12 साउथ अफ्रीकन चीताज टू लैंड इन इंडिया ऑन सैटरडे. अब कूनो नेशनल पार्क के अंदर इससे पहले हम लोग 8 लेके आ चुके थे, अभी 12 और आएंगे. इसमें 7 मेल होने वाले हैं, 5 फीमेल्स आएंगे. इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू ये लोग आएंगे. इनके लिए 10 क्वारंटीन बोमाज इनके इंक्लोजर को बोलते हैं, वो सेटअप किए गए हैं. तो ये अपडेट है. 12 नए साउथ अफ्रीकन चीताज आएंगे अभी. अब ये एक थोड़ी सेंसिटिव न्यूज़ है. दलित स्टूडेंट्स डेथ एट द IIT बॉम्बे हाईलाइट द इंस्टीट्यूशनल फेलियर टू क्रिएट अ सेफ स्पेस. किसने बताया? APPSC. APPSC क्या है? अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल है. हुआ ये है ना कि एक 18 साल के दलित व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था रिसेंटली. और क्यों किया था? तो बताया ये जा रहा है, एज ऑफ नाउ ये जो सर्कल थे उन्होंने कहा कि वी डू नॉट नो व्हाट पुश्ड हिम टू दिस एंड. हमें पता नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था या फिर अनड्यूरेबल स्ट्रेस था, लेकिन अभी तक जो हमें पता चला है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल इशू है. एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कोई पर्सनल या फिर इंडिविजुअल इशू नहीं था, बट एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है. सीन ये चल रहा है ना
कि आईआईटी बॉम्बे के ऊपर ना नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के, एनएससी एससी के और एनएससी एसटी के कुछ वो चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ना जो बच्चे होते हैं ना, जो दलित वगैरह होते हैं ना, उनके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, उनके लिए कमिटीज़ वगैरह सेटअप नहीं की जा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि उनका जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना, वेयर द डिजीज़ वाज स्टडीइंग, जो उस बच्चे की अभी डेथ हुई है ना जिसने सुसाइड किया था, वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था, डज नॉट हैव एनी एससी एसटी स्टूडेंट मेंटोर्स। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था कि उन बच्चों को ये सोच कर कि अरे ये तो एससी एसटी है, इनके लिए क्या मेंटोरशिप देना, ये वाला डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है, ऐसा वहाँ के बच्चों ने कंप्लेन किया है। और आईआईटी बॉम्बे बहुत ही एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट है इंडिया का। आईआईटीज़ की जब बात की जाती है, जैसे जब एम्स की बात करें तो एम्स दिल्ली आने का सबका मन होता है, या फिर एएफएमसी पुणे होता है मेडिकल फील्ड में। जब आईआईएम की बात करते हैं तो आईआईएम एबीसी अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, इनका होता है। और आईआईटीज़ की बात करते हैं तो आईआईटीज़ के अंदर खड़गपुर, कानपुर और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जो होते हैं, ये कुछ टॉप में होते हैं जो चॉइसेस में रखते हैं स्टूडेंट्स अपने। सो आईआईटी बॉम्बे वही वाला इंस्टीट्यूट है जहाँ से कनिष्क कटारिया, जो कि रैंक 1 आए थे 2018 में, एंड देन शुभम कुमार अगेन आईआईटी बॉम्बे से रैंक 1 आए थे आपके 2020 में आए थे ना शुभम कुमार, हाँ 2020 में ही सिक्योर्ड रैंक 1। तो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो सडनली वो नेशनल मैटर बन जाता है। और एक बच्चे ने सुसाइड कर लेना, अगेन अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, डू मेक श्योर कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा, ये तो उन्होंने पता नहीं चल पाया, वो कह रहे हैं ना कि ये तो इंस्टीट्यूशनल मैटर हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, या स्ट्रेस भी हो सकता है। बट अगर ये स्ट्रेस हुआ तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये लास्ट ईयर नहीं 2021 में ना, हाँ जब ये यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था ना 10 अक्टूबर को हुआ था, आई थिंक 4 अक्टूबर को 10 को हुआ था, 10 अक्टूबर को हुआ था, आई थिंक 9 अक्टूबर को किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया था दिल्ली के अंदर ही, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो डू मेक श्योर दिस थिंग कि आपके आसपास में अगर कोई व्यक्ति इसे तैयारी कर रहा है उस तरह की किसी स्ट्रेस वगैरह में, तो उसको किसी काउंसलिंग वगैरह के पास लेके जाओ। देयर आर सो मेनी मेडिटेशन एंड योगा वर्कशॉप्स हैपनिंग। मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं बता दूंगा बहुत सारी योगा मेडिटेशन वर्कशॉप्स के बारे में, मेरे फ्रेंड्स ही कंडक्ट करते हैं। आई हैव फ्रेंड सर्कल जो करता है ये सब। तो इन चीज़ों से निकल जाओ बाहर, ठीक है। ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ होगा। और हाँ, अगर ये इंस्टीट्यूशनल मैटर है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, चेक करना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ऐसा इशू तो नहीं था डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये था हमारा आज का हाइलाइट्स वगैरह, मेजर हाईलाइट। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नेटाइट पॉल्यूशन को लेकर। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली ना कुछ जियोलॉजिस्ट को मैग्नेटाइट पॉल्यूशन देखने को मिला था कोलकाता के सड़कों पर। ये टॉपिक जब एडिटोरियल में आया था ना, मैंने तब भी कवर किया था, बट इसमें थोड़ा सा और दोबारा से न्यूज़ में चल रहा था ये, इसलिए मुझे दोबारा से कवर करना पड़ा इस बार समराइज तरीके से। तो मैग्नेटाइट अगर आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ना मुझे इस बड़ा अच्छा तरीका मिला, गूगल पे सर्च करो और सर्च बार का स्क्रीनशॉट लगा दो, तो बहुत सारी इमेजेस में आपको क्लैरिटी मिल जाती है और अच्छे से। अब जहाँ पर हाई व्हीकुलर ट्रैफिक होता है ना, सड़कों पे वाहन ज़्यादा होते हैं, वहाँ इसका पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था 2016 में, एक क्वेश्चन आया था, इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो दिस वॉज आस्क्ड इन 2016। देखो एयर क्वालिटी के इंडेक्स पर ना मेंस 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और उस मेंस 2021 से एक प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स से मिलता जुलता मेंस में पूछा 21 में, फिर 21 से 22 में पूछ लिया गया, तो होता है। तो एयर क्वालिटी के लिए इंडेक्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एक चीज़ इसमें ना बहुत सिंपल सी हो जाती है एलिमिनेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे निकालते हैं, सॉरी पौधे कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बींग्स उसको एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पॉल्यूटेंट हो किस सकता है? अगर हम लोग नंबर 1 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर वैसे ही रहता है, तो आंसर इसका है बी, फिर क्योंकि ऑप्शन इतने अच्छे से दिए हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन था ना बहुत सिंपल सा था, जस्ट एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू गेट द आंसर। 2021 का जब मैं बात कर रहा था वो क्या क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि कुछ की पॉइंट्स रिवाइज हुए हैं ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के, जो WHO रिलीज करता है। तो जो 2005 के अपडेट से डिफरेंट कैसे हैं और हमारे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या चेंजेस लाए गए थे, ये विजन की मैगजीन में कवर भी किया गया था ये टॉपिक, और ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। तो मैग्नेटिक पॉल्यूशन क्या होता है? मैग्नेटिक पॉल्यूशन का मतलब होता है कि मैग्नेटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4, ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग माइनिंग करते हैं, स्टील प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस करते हैं, और ये होता क्या है, ये हमारे आयरन का ऑक्साइड ही होता है।
लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बहुत हाई होती है और ये अपने आप में नेचुरल मैग्नेट भी होता है। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटाइट होता है ना उसमें 72% मेटेलिक आयरन होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, केरला। अब ये तो जो स्टेट्स हो गए सदर्न इंडिया के हो गए, बट राजस्थान में भी मिलता है, तो ये एक स्टेट नदर्न इंडिया का हो गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखा करो। अगर सारे स्टेट सदर्न इंडिया के होते हैं ना तो बहुत ईजी होता है याद करना, बट कभी कभी एक एक्सेप्शन हो जाता है। इसका नुकसान क्या होता है? ये जो बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, जो माइग्रेटरी पैटर्न्स के होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में बड़ा इम्पैक्ट करता है ये। सॉइल एंड वाटर के मामले में तो सॉइल में सेटल हो जाएगा, वाटर में सेटल हो जाएगा, उसको कंटेमिनेट कर सकता है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस वगैरह लेने में तकलीफ हो सकती है। लंग कैंसर भी इंक्रीज कर सकता है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो हार्ट, दिल से संबंधित जो बीमारी होती है ना, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उनको स्टार्ट कर सकता है। हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कॉरोजन कर सकता है, स्टील के स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर भी नुकसान कर सकता है। उनका जो ऑपरेशनल चीज़ें होती है ना, प्रोसेस होता है, उसमें ऑपरेशन के अंदर डैमेज कर देगा। कंपासेस होते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, हमारी फ्लाइट्स वगैरह के अंदर लगे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, तो वो प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया मैग्नेटिक पॉल्यूशन का। 2 क्वेश्चंस भी देख लिया आपने, एयर पॉल्यूशन की चीज़ है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। हालांकि तो बहुत बड़ी फोटो है, ये पार्टिकल्स में अवेलेबल होता है। जब पॉल्यूशन कर रहा होता है ना तो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं इसके। जुपिटर बिकम्स अ प्लैनेट विद मोस्ट मून्स। जुपिटर हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट भी है, और अभी इसके जो मून्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ जो काउंट था ना मून का, वो मैक्सिमम हो गया है। अब ये जुपिटर है, ये जो वेबसाइट, ये जो फोटो है मैंने space.com से ली थी, वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो मिल गई थी। ये इसके सारे मून्स का ना ऑर्बिट्स के ट्रैक हैं। आपको ये सब याद भी नहीं करने होते हैं वैसे तो, बट थोड़ा बहुत आपको जो आइडिया होना चाहिए। जैसे हिंदी में हम लोग जो जुपिटर होता है ना उसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। गुरु, जो वीक डेज होते हैं उसमें थर्सडे का जो डे होता है ना, वो जुपिटर को डेडिकेटेड होता है, और भगवान विष्णु को ना, तो कुछ चीज़ें से याद करना ईजी हो जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी प्लैनेट्स। जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना उसमें बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं इसको। जैसे सैटर्न जो होता है उसको मैलेफिक मानते हैं कि उसके नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से जो जुपिटर होता है ना उसको जो गुरु वाला ग्रह माना जाता है, तो उसको बेनिफिक ज़्यादा माना जाता है। अभी पता ही चला था कि इसके जो नंबर ऑफ मून्स थे ना मैक्सिमम हो गए। अब मून्स क्या होते हैं? जैसे हमारे अर्थ के पास जो मून है, मून एक्चुअली सैटेलाइट को बोला जाता है, तो उसका नाम हम लोगों ने कोई प्लेनेट नहीं, इसका नाम मून रख दिया था। वो एक नेचुरल सैटेलाइट थी। नेचुरल सैटेलाइट मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपके इर्द गिर्द एक फिक्स पैटर्न में रिवॉल्व कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं मून। तो ऐसे ही सभी प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली अभी 12 नए मून डिस्कवर किए गए थे जुपिटर के आसपास। तो जो टोटल काउंट हो गया इसका अब हो गया 92। सैटर्न के पास 83 मून्स हैं। ऑलराइट, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? हवाई का जो एरिया है ना वो यूएस का है, ये पैसिफिक ओशन में है। और चिली के अंदर टेलीस्कोप्स लगे थे। 2021-22 के आसपास इनकी डिस्कवरी की गई थी। और फिर एक लिस्ट जो उसको मेंटेन कौन करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उनका माइनर प्लैनेट सेंटर है। इसके अलावा कुछ मिशंस भी हैं जुपिटर को लेकर के। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट जाएगा जुपिटर के ऊपर, एंड नासा का यूरोपा क्लिपर भी है। उसके बाद नासा ने इससे पहले मिशन लूसी भी लॉन्च किया था। जुपिटर और सैटर्न के अलावा यूरेनस के पास 27 कन्फर्म मून्स हैं, नेपच्यून के पास 14 है, मार्स के पास 2 हैं, अर्थ के पास अपना 1 है, और वीनस एंड मरकरी के पास मून्स होते ही नहीं हैं। फैक्चुअल चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो यही पूछ लेंगे वीनस एंड मरकरी के पास लीस्ट नंबर के मून्स हैं, होते ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या ध्यान, हाँ, ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डिक्लेयर किया था कि जो प्लूटो होता है ना, इट इज़ नो मोर अ प्लैनेट। अभी तो काफ़ी साल हो गए इस बात को, बट इसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। तो ये थोड़ा एडिशनली याद रखना, IAU डिक्लेयर करता है। अदरवाइज पहले हम लोग प्लूटो को काउंट करते थे एज ए प्लैनेट, बट इन्होंने उसको दोबारा से रीअसेस किया और बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो प्लैनेट वाली नहीं है। दैट्स वाई वी रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट। तो प्लूटो तो वही है, बट उसको लिस्ट से निकाल दिया गया। नाउ वी हैव दिस मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस। अब आप फोटो में देख पा रहे होंगे, कुछ आपको मेटलिक ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में आइस दिखाई दे रही है। समझने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने कि जो साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने रिसेंटली एक नए टाइप की आइस क्रिएट की थी जो कि हमारे वाटर के स्ट्रक्चर की डेंसिटी से मैच करती है। उन्होंने इसे बोला मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस। आइस को कैसे क्रिएट किया गया था? उन्होंने जो रेगुलर आइस होती है ना उसको स्मॉल कंटेनर में शेक किया था,
एक स्टेनलेस स्टील बॉल्स के साथ में, जिसका टेम्परेचर था -200 डिग्री सेल्सियस पर. आइस अपीयर्ड ऑन अ वाइट ग्रेनुलर पाउडर स्टक टू द मेटल बॉल्स. ये जो बॉल्स है ना, इसके ऊपर एक पाउडर था, उसके ऊपर ये आइस बनना स्टार्ट हो गई थी. नॉर्मली जब पानी फ्रीज होता है ना तो क्रिस्टलाइज कर जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप एक हेक्सागोनल सॉलिड स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं. ये जो आइस होती है ना, ये लेस डेंस होती है अपने लिक्विड फॉर्म से, जो कि एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल की. इस तरह की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके ना प्रेशर और जो स्पीड होती है ना फ्रीजिंग करने की, बेसिकली जो जब भी कोई फ्रीजिंग वगैरह होती है तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कितना प्रेशर लग रहा होता है. वाटर को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं इन मैनी अदर रेगुलर अरेंजमेंट्स. हालांकि जो अमोर्फस आइस है ना, ये डिफरेंट है, इस तरह के ऑर्डर से अलग है. एंड इससे क्या पता चलेगा हमको, वाटर की और बहुत सारी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा. तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने इसको अमोर्फस आइस क्रिएट कर दिया, बट उन्होंने इसका कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाला कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है और मोर थिंग्स. उन्होंने कहा कि अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और फर्दर हम लोग पढ़ेंगे. हमारे पास टॉपिक है पीएम कुसुम. ये न्यूज़ में रिसेंटली क्यों था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ना इसकी जो डेडलाइन थी 30,000 मेगावाट के सोलर पावर कैपेसिटी की, उसको एक्सटेंड करके मार्च 2026 तक कर दिया है. पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किसान मतलब फार्मर, एनर्जी, सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, एवं मतलब एंड, उत्थान मतलब अपलिफ्टमेंट वेलफेयर, महाअभियान मतलब मेजर कैंपेन. तो अब पिक्चर देख करके आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से वाटर पंप वगैरह का काम किया जा रहा है. 2016 में देयर वाज ए क्वेश्चन मैचिंग ऑन द सेम टर्म्स. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द UNCCC in 2015. The alliance includes all the members of the countries of United Nations. Which of the given above is or are correct? देखो, जब ये क्वेश्चन आया था ना 2016 में, तो उसके हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनता है. आज की डेट में जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तब इसका आंसर ए नहीं बनता, इसका आंसर सी बनता है. ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना. तो बाकी ISA के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो. इंडिया एंड फ्रांस ने, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था. दोनों कंट्रीज़ ने कहा था कि सोलर एनर्जी को नॉट जस्ट इंडिया और फ्रांस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों को एक्सपैंड करना होगा. तो 2015 में जो UNCCC की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पेरिस में, वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था. इसका सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम में है एंड दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेक्रेटेरिएट इंडिया में गुरुग्राम में है. इनिशियल स्टेज पर इसको ओपन किया गया था मेंबरशिप ऑफ द कंट्रीज लिविंग फुली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन. 2018 में मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया था सभी UN मेंबर्स के लिए. हाउएवर ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN आर नॉट इट मेंबर्स, हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. उसने कहा ऑल द मेंबर्स अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN. तो मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत बताया. डज इट इंक्लूड नाउ? नहीं, एज ऑफ नाउ इंक्लूड नहीं करता है, बट इन्होंने कहा ये ओपन है. अब 2015 के टाइम पर उन्होंने कहा था कि हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. इनके बीच में जो कंट्रीज़ है ना, सिर्फ वो एलिजिबल हैं इसके मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने को. 2018 में उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया. उन्होंने कहा कि UN के जो भी मेंबर्स हैं ना, 193 मेंबर्स, दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट्स मेंबरशिप. ऑलराइट. तो देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती है. स्टेटमेंट को मैंने अभी आपके सामने गलत पढ़ के गलत बता दिया था. उसने कहा अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज. नो, इट डजंट इंक्लूड. इट इज़ ओपन टू फॉर मेंबरशिप बट इट डजंट इंक्लूड एज ऑफ नाउ. बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट था वैसे ही. एज ऑफ नाउ ये स्टेटमेंट ऐसा है, वरना उस टाइम पे तो ये बहुत सिंपल ही आया था जब 2015-16 में क्वेश्चन आया था. जब मेंस में 2020 में क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल फॉर द सोलर एनर्जी दो देर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट्स. एलैबोरेट करो. उसने कहा रीजनल, ये कीवर्ड था इस क्वेश्चन का पूरा. सिर्फ ये बात सोच करके कि सोलर एनर्जी पे लिखना है, इट डजंट मैटर. उसने रीजनल वेरिएशन की बात की थी. मतलब राजस्थान में धूप ज़्यादा है, असम के अंदर धूप कम है, जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में सोलर एनर्जी ज़्यादा के चांसेस है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आसमान ना, अब हाइट ज़्यादा ना सी लेवल से, तो वहाँ पर सनलाइट के उस पर सोलर पैनल पे फॉल करने के जो डिस्टेंस होता है ना, कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, तो वो रीजनल वेरिएशन बताना था इस क्वेश्चन के अंदर. मैं बस आपको एडिशनली बता रहा हूँ. ठीक है, पीएम कुसुम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2019 में ही लॉन्च की. ज़्यादा पुरानी स्कीम नहीं है ये. क्यों? रूरल एरियाज़ में, गांव के दूर दराज के इलाकों के अंदर ना, ऑफ ग्रिड वाले सोलर पंप्स लगाने. ऑफ ग्रिड का मतलब होता है जैसे हमारे घरों में अभी जो बिजली आती है ना, वो ग्रिड से आ रही होती है. एक पूरा का पूरा ग्रिड लगा होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. उन्होंने कहा कि ऐसे रूरल एरियाज है वहाँ पर वो ग्रिड का कनेक्टिविटी पहुँचा पाना बड़ा मुश्किल होता है. तो ग्रिड कनेक्टेड एरियाज़ में भी उनकी डिपेंडेंस को कम करना है हमें. उन्होंने कहा था 10,000 मेगावाट के ना डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे. और उन्होंने कहा 20 लाख के आसपास ऐसे एग्रीकल्चर के पंप लगाए जाएंगे. ये पानी का जो पंप होता है ना,
अब देखो मेरा तो जन्म गाँव में हुआ है, मेरे लिए तो ये सब चीज़ें बचपन में रोज़ की बात थी, ठीक है। तो ये जो पंप होता है ना, ये बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये घर की जो पानी की मोटर होती है ना, इवन उसमें बहुत पावर लगती है। बट ये वाले जो पंप होते हैं ना, कि मोटर भी बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत पावर लगती है। आप में से बहुत लोगों ने इनको देखा होगा, अधिकांश ने, लेकिन जस्ट इन केस किसी ने नहीं देखा तो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पंप बनाए जाएंगे जो इस सोलर एनर्जी से भी चल पाएंगे फिर, ठीक है। तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट पे काम किया गया था। उन्होंने कहा था कि 15 लाख एग्रीकल्चर पंप को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? जो ग्रिड से कनेक्टेड थे उनको सोलर से कनेक्ट करेंगे, ताकि फार्मर अपना खुद की पावर जनरेशन कैपेसिटी पे काम कर सके, और अगर एक्स्ट्रा बनाएगा तो ग्रिड को बेच भी सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो अपनी सरप्लस सोलर पावर को ग्रिड को बेच पाएगा और अपनी इनकम को भी इंक्रीज कर पाएगा। स्कीम के फायदे क्या होते हैं? किसानों को एनर्जी का एक्सेस मिल गया, है ना, सरप्लस वो बेच देगा स्टेट्स वगैरह को, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई जाएगी रूरल एरियाज़ के अंदर, तो उनके पास एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा अपने एग्रीकल्चर बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ को बचाने के लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा, पावर वगैरह को सेव करेगा, है ना, रीजनेबल और एफिशिएंट तरीके से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। प्लस हम लोग इरिगेशन कवर को थोड़ा एक्सपैंड करना चाह रहे थे। कैसे? डिसेंट्रलाइज्ड सोलर बेस्ड इरिगेशन प्रोवाइड करके, जो डीजल वाले इंजन लगते थे ना पानी निकालने के लिए, उन सबसे दूर हट करके। तो जब इंप्लीमेंट किया जाएगा फुली, तो पीएम कुसुम के कारण कार्बन एमिशंस कितने कम होंगे? 32 मिलियन टन्स तक कम हो जाएंगे। अब ये पूरे, अगर ये क्वेश्चन आता है ना फ्यूचर में, तो ये स्टेटमेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे ही क्वेश्चन आया था ना, इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है, तो अगर हम लोग इसमें ये लिखते ना कि कंसिडरिंग द पीएम, इफ पीएम कुसुम स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड, तो इतना रिडक्शन होगा। इस स्टेटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको टॉपिक में से स्टेटमेंट निकालनी भी आनी चाहिए। फिर स्कीम के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, क्योंकि चीज़ों को इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, ऑपरेट कर पाना, एंड रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेगी, उनका अपना खुद का कंट्रोल हो जाएगा अपनी पावर जनरेशन के ऊपर। बट चैलेंजेस भी आते हैं, थोड़े लॉजिस्टिकल इशू हैं, फाइनेंशियल इशूज़ भी होते हैं, क्योंकि इनिशियल में जो सेटिंग अप की कॉस्ट होती है थोड़ी सी हाई होती है, तो फार्मर के पास शायद इतना नेसेसरी फाइनेंसिंग ना हो। फिर एक डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इटसेल्फ, उसके पास लगाने के बाद में उसको ऑपरेट करने के लिए जनरली क्या होता है ना, अभी जो किसानों के पास लगी हुई चीज़ें, उनके पास, हर किसान के पास ना अपने घरों में छोटे मोटे टूल्स होते हैं उनको खुद मैनेज करने के, बट उनके पास सोलर एनर्जी को लेकर के नए इक्विपमेंट्स करने पड़ेंगे, रिपेयर करने के लिए सारे टूल्स भी नए होने चाहिए। पम्प्स आर नॉट ए चैलेंज फॉर द डोमेस्टिक सप्लायर, जो अवेलेबिलिटी होगी ना सोलर पम्प्स की, वो अभी भी एक इशू बना हुआ है। फिर पावर की सब्सिडी दी जाती है, तो किसान पानी ज़्यादा निकालते हैं ज़मीन में से, एंड इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम कर दी जाती है किसानों के लिए, तो किसान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं ज़मीन से, तो वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। सोलर के इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनकी पंप की कैपेसिटी को अपग्रेड कर पाना। रेगुलेटरी बैरियर्स और स्टेबिलिटी के भी बहुत सारे इशू बने हुए हैं। स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जैसे कि कनेक्शन जो होता है ना सोलर पावर प्रोजेक्ट का, उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको अगर हैंडल कर लेते हैं, तो सेंटर और स्टेट का कंसेंसस, सहमति होनी चाहिए किस तरीके से डिसेंट्रलाइज सोलर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई भी जो रिफॉर्म आएगा ना इंडिया की पावर स्पेस के अंदर, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक सेंटर, स्टेट और बाकी के जो हिस्सेदार होते हैं उनके बीच में कंसेंसस हो। तो सिर्फ सोलर पावर के ऊपर हमको स्विच नहीं करना है, किसान को ये भी देखना पड़ेगा, उसको ड्रिप इरीगेशन पे भी जाना पड़ेगा, उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बचानी, उसको पानी भी बचाना पड़ेगा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, उनका पार्टिसिपेशन सीरियसली होगा, तो स्कीम ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। एंड इसमें बहुत सारे जो भी चैलेंजेस थे हायर कॉस्ट वगैरह के, उनको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फ्यूचर में हैंडल भी कर पाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत इस्तेमाल करनी होगी आपको GS3 में और GS2 में भी, सॉरी GS1 में। तो GS1 में जहाँ पर ज्योग्राफी वाले टॉपिक आते हैं, वाटर वाले, एंड GS3 में बहुत इस्तेमाल होगा इसका। एडिटोरियल सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो एडिटोरियल में हम लोग ये वाला एडिटोरियल कवर करेंगे, दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइज, एंड ये वाला भी कवर करना ज़रूरी है, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर। ये वाला हम लोग कल करेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बट विल डू दिस टुमारो, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ये पॉलिटिकल हैं सारे के सारे, ये भी प्राइवेट ट्यूशन्स वाला है, एजुकेशन से इतना कुछ कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। एंड टैकलिंग द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये दो हैं, टैकलिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड कहाँ गया ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ वाला, दीज टू वी विल बी डूइंग टुमारो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे लॉयर्स ने मिलकर इसको लिखा था, एंड दीज 3 वी विल बी डूइंग टुडे। तो स्टार्ट करते हैं पहला ऑनर ऑफ द ऑफिस से लेकर के। अब हुआ क्या है ना कि रिसेंटली कुछ गवर्नर्स वगैरह को अपॉइंट किया गया था, तो इन्होंने कहा कि एक फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड एक फॉर्मर इंडियन आर्मी के कमांडेंट है, ये कुछ नए गवर्नर्स थे जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। ध्यान रहे मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ना। अब जैसे ये वाला है ना,
जो हम लोग इसको कवर करेंगे, हिल और सिटी वाले को, बाय फिरोज गांधी के द्वारा। आप देखना इसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ने में आपको कितना सारा मीन्स का डेटा मिलेगा। लाइक दिस इज फुल ऑफ, इट्स अ बकेट ऑफ द डेटा। इसमें भी काफ़ी कुछ है इंपॉर्टेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर एडिटोरियल्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। तो फॉर्मर आर्मी के कमांडर थे, इनको नया गवर्नर बनाया गया था। अब हुआ ये है ना, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और गवर्नर्स को शफल भी किया गया है, यानी कि पहले वो स्टेट ए का गवर्नर 1 था और एक बी का गवर्नर 2 था, इनको आपस में चेंज कर दिया गया। G2 को यहाँ ले आए, G1 को यहाँ ले आए थे। और अब ये टॉपिक जो है ना, इसमें एक्चुअल में गवर्नर के ऑफिस को लेकर के बात की जा रही है, किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, किसको अपॉइंट करना ठीक रहता है, उस टॉपिक पर बात की जा रही है। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था झारखंड, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नर के कुछ पॉलिटिकल रोल्स देखने को मिले थे। ध्यान रही एडिटोरियल है, इसमें जिस पर्सन ने इसको लिखा है ना, ये उनके पर्सनल ओपिनियंस हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि इनका पॉलिटिकल रोल था या नहीं, वो आप जज नहीं करोगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो फोल्डर निकालना है। तो इनके पॉलिटिकल कुछ रोल के कारण बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हम लोगों को देखने को मिली थी। एक्चुअल में इसमें केरला का भी आएगा और दिल्ली का भी नाम आएगा। यहाँ के भी जो गवर्नर्स थे उनके भी काफ़ी सारे इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को मिल जाती है। अब बात ही की जा रही है कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है ना, उसका हमेशा से एम रहता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कहीं कैसे न कैसे कंट्रोल कर दिया जाए। ये हमेशा से रहा है, ये हर देश में रहता है। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत सारी डिबेट चल रही थी। तो जो डिबेट चल रही थी ना, उसमें आती जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के वो दिखाई दे गया था, ठीक है, किस तरीके से कभी कभी गवर्नमेंट उसको सेलेक्टिवली डिले भी कर देती है उनका अपॉइंटमेंट, क्योंकि कॉलेजियम का काम होता है लिस्ट बना करके दे देना, हमने इनको डिसाइड कर लिया, अपॉइंट आप कर दो। फिर वो जाती है लॉ मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास, अब फिर प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो उनको अपॉइंट करने में कभी डिले कर देते हैं, कभी कभी वो एक्सेलरेट भी कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपना जब दिख रहा होता है फ़ायदा, और जब जैसे भी जो विक्टोरिया गौरी वाला जो सीन था उसमें देखने को मिला था कि गवर्नमेंट ने उसमें जल्दबाजी की थी अपॉइंट करने में, कि इससे पहले कि विक्टोरिया गौरी की कोई और बात पब्लिक में आ जाए, लेट्स अपॉइंट दिस इमीडिएटली, ताकि फिर ये निकल जाए कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ये लोग गलत लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। तो कोई चलता रहता है, ये संसार के नियम रहे। राजा राजा भी लड़ाई करते थे, आपस में दूसरे को हरानी करते थे, हर डिपार्टमेंट चलता था। तो बस इसको बताया यहाँ पे जा रहा है। तो बीजेपी के ऊपर भी ऐसे कुछ चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को फुलफिल करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया था। अब ये मुद्दा कब हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा, जब हमारा उरी अटैक वाला सीन हुआ था ना, उस टाइम पर ये बहुत क्लेम किया गया था कि 2019 के इलेक्शन से पहले जो हम बीजेपी के कैंपेनर्स थे ना, उन्होंने उरी अटैक में कैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कितना अच्छे से परफॉर्म किया, इस बात को यूज़ किया था। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, इनका कहीं पर भी किसी को इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये कुछ एक कन्वेंशन है, ये कहीं पर मेंशन नहीं है, और एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक अनसेट कन्वेंशन है कि कोई भी आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स में नहीं करेगी, कोई भी पार्टी नहीं करेगी, चाहे आप उनसे कितना ही काम कराओ। आपने कोई वॉर जीत लिया, होता है नेचुरली ये है कि कल को इंडिया और पाकिस्तान का अगर वॉर हो जाता है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान होता है, बट मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है हाइपोथेटिकल और इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है, तो इंडिया के अंदर जो जिस प्राइम मिनिस्टर का टाइम था ना, उस प्राइम मिनिस्टर की जय जयकार होती है। फिर ऐसा इतिहास में हमेशा से हुआ है। जब 1962 का टाइम था, जब चाइना से हम लोग हारे थे, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया था। वहीं 1971 में जब हम लोग जीते थे पाकिस्तान से, तो उसी रूलिंग गवर्नमेंट की तारीफ़ की जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि या तो वॉर हो जाए तो हम लोग जीत ही जाएंगे, अदरवाइज आर्म्ड फोर्सेस के छोटे छोटे इंसिडेंसेस का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा भी रिटायर्ड पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी राजभवन के अंदर पहले स्पेस दिया गया है, यानी कि उनको राजभवन मतलब देखो, राष्ट्रपति भवन होता है प्रेसिडेंट के लिए, राजभवन होता है गवर्नर के लिए, ये स्टेट में होते हैं, ऑलराइट। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हुई हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर को दे देना, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को, बट प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, 2014 के अंदर हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गवर्नर की पोजीशन दी गई थी। इनका नाम था पी सतशिवम, SATHASIVM। इनको केरला का गवर्नर बनाया गया था 2014 में, एंड 2013 से 14 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ये जो एक इशू था ना, इससे एक नया प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया था। दूसरा जो एक मुद्दा था वो था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं, रंजन गोगोई की बात कर रहे हैं। ये सब न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। तो फिर लोगों को ये लग रहा था कि रंजन गोगोई ने 2019 में राम मंदिर का जो केस था ना, उसको सॉल्व किया था, उसका फाइनल वर्डिक्ट दिया था, एंड 2020 के अंदर उनको राज्यसभा का नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन किसके अंडर होता है, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के अंडर होता है। राज्यसभा में इलेक्ट करने के लिए थोड़ी होते हैं, नॉमिनेशन होता है ना 12 लोगों का, उसमें इनको ऐड कर दिया गया। तो लोगों ने ये एक अजम्पशन किया कि गवर्नमेंट ने इनको प्रेशराइज किया होगा कि आप 2019 के अंदर कि आप राम मंदिर का मैटर सॉल्व कर दो, हम आपको राज्यसभा की सीट दे देंगे।
तो इन्होंने फिर राज्यसभा की, ये ऐसा अजम्पशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एडिटोरियल पूरा का पूरा बहुत हद तक पॉलिटिकल है। देखो आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे। गवर्नर का जो टॉपिक आपका मेंस में अगर आता है ना कि गवर्नर का ऑफिस डिबेटेबल है, ये टॉपिक 2 बार पहले गवर्नर पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये एग्जाम्पल्स कि 2020 के अंदर रिटायर्ड CGI को राज्यसभा में नॉमिनेशन मिला था, ठीक है। 2014 के अंदर रिटायर्ड CGI को गवर्नर बनाया गया था, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब जो गवर्नर का ऑफिस है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नेंस, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि व्हेन यू ट्राई टू एक्सर्ट योर पॉलिसीज, आप किसी को अपने दबाव के अंदर बना के रखना चाहते हो। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर ना एक नॉमिनेटेड गवर्नर होता है। अब गवर्नर का इलेक्शन तो होते नहीं, कोई वोट तो डालते नहीं आप। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर वो होते हैं। प्रेसिडेंट का प्लेजर का मतलब क्या हो गया? कैबिनेट का प्लेजर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्लेजर हो गया। तो हमेशा से हीटेड डिबेट का कारण बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी था, लेकिन उस टाइम किसी न किसी तरह इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब गवर्नर का काम होता है एक डायनेमिक लिंक बनना सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे ना, उन्होंने कहा था कि ये जो पोस्ट रहेगी ना, ये ऑर्नामेंटल रहेगी, एक्सेप्ट उन्होंने कुछ नैरोली डिफाइंड सिचुएशंस बताई थी जहाँ पर इनको डिस्क्रिप्शन दिया गया था डिसीजन मेकिंग में। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, आपके इंडियन पॉलिटी के अंदर बहुत अच्छे से गिवन है प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं और हमारे गवर्नर की पावर्स क्या क्या होती हैं। गवर्नर के पास ना डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एक्स्ट्रा होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस एक्स्ट्रा होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा जब कंपैरिजन पढ़ते हो आप इंडियन पॉलिटी में, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है? पार्डन वाली। इन द डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट मिलिट्री कोर्ट में पार्डन कर सकता है, गवर्नर मिलिट्री कोर्ट के किसी भी मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकता। गवर्नर सिर्फ स्टेट लॉज वाले मैटर्स में इंटरवीन कर पाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं गवर्नर के पास एक दो एक्स्ट्रा। अब ओवर द डेकेड्स ऐसा बहुत बार हुआ था कि जो गवर्नर्स थे ना, इनका एक क्वेश्चन कि गवर्नर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ गया था। फिर 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है और उन्होंने कुछ फ्रेश टेंशन्स ऐड किए थे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। बीजेपी का एक विजन था नेशनल यूनिटी का, जिसके कारण बहुत सारे रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर उन्होंने दे हैव कॉज एंग्जाइटी ऑल्सो। ऑफिस ऑफ गवर्नर को एम्बेलिश किया गया था बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, है ना, जो इनके इस पूरे विजन को एग्जीक्यूट कर सके। अब देखो ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि बीजेपी ऐसी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये जिसने लिखा है उन्होंने ऐसा लिखा हुआ, तो हम उसको बस पढ़ रहे हैं। तो ये मैं सोचना कि मैं बीजेपी को कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है वो बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ये करते क्या है ना, एक पॉसिबिलिटी ओपन कर देते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट ना आपके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। जिनको बोला जाता है कि यू स्टे अलूफ फ्रॉम द पार्टीज इन पॉलिटिक्स इन द करंट रोल्स। अभी तुम जॉब में हो, तुम पॉलिटिकल पार्टी वार्टी के साथ अपना संबंध मत बनाओ, तुम हमारा काम करते रहो। द मोमेंट यू गेट रिटायर्ड तुमको कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉमिस कर दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, इन ऑफिसर्स की डिग्निटी काफ़ी लो हो जाती है एंड फ्यूचर में यही होता है, दे कम अप ऑन टू दिस नॉमिनेटेड पोस्ट एंड फिर वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। तो इसी के बारे में बात की गई थी। अभी किसने लिखा है इनका नाम भी नहीं था यहाँ पर, बट से छोटे छोटे एडिटोरियल्स आते रहते हैं। जस्ट हैव टू फिगर आउट एग्जाम्पल्स फॉर योर क्वेश्चंस। अदरवाइज पॉलिटिकल स्टांस से थोड़ा दूर रहना एग्जाम में। एग्जाम के बाद खूब करना पॉलिटिक्स अपने घर में बैठ के, बट एज यू आर इन ऑफिस, ऑफिस में पॉलिटिक्स मत करना और एग्जाम में पॉलिटिक्स मत करना। नाउ वी हैव दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, हिल और सिटी, अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर थाट। इसे लिखा है फिरोज़ वरुण गांधी के द्वारा। ये 3 टाइम्स MP रह चुके हैं लोकसभा की, यूपी की तरफ से, वहाँ पर पीलीभीत है वहाँ से। एंड उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम था इंडियन मेट्रोपोलिस, डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि महीने में कुछ 5-6 एडिटोरियल्स ऐसे आते हैं जो आपको नोट डाउन करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो आप सेव करके रखो, उनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है। दिस इज़ वन ऑफ देम। आई थिंक इससे पहले मैं फरवरी के अंदर पहले एक और बता चुका था, मुझे तो याद नहीं कौन सा था, बट एक और था। अगर आप लोगों में से कोई इनका कलेक्शन कर रहा है तो क्या कोई मुझे बता सकता है क्या, जब अगर आप सुन रहे हो तो किसी ने कलेक्ट किए हो तो, कि किस डेट को मैंने कौन सा एडिटोरियल बनाया था अभी तक के जो बताए थे, अगर किसी ने कलेक्ट किए हैं तो मैं उनको एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन कर दूंगा ताकि सबके लिए ईजी हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से ना मैं मेंशन करता रहूँगा, मैं एक कलेक्शन खुद भी बनाता रहूँगा। बट आज से पहले वाले अगर कोई बता सकता हो मुझे कमेंट में डेट बता दो कि उस डेट को मैंने बोला था, और फिर मैं उसको PDF में से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको सेव कर लेना, ठीक है। PDF में से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 24 दिसंबर 2009 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स अगो। जोशीमठ जो उत्तराखंड में रिसेंटली न्यूज़ में हुआ था, वहाँ पर ना टनल बोरिंग की जा रही थी। उसके कारण ना उन्होंने एक एक्वीफर को हिट किया था जो कि 3 किलोमीटर था सेलांग विलेज से आगे। उसके कारण क्या हुआ, पर सेकंड 800 लीटर ऑफ वाटर का लॉस आने लगा, और ये पानी इतना होता है कि इससे 30 लाख लोगों को हर दिन तक पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जल्दी से क्या हुआ, बहुत जल्दी ऐसा होने लगा कि ग्राउंड वाटर जो था ना वो सूखने लग गया।
एंड जो वाटर का जो फ्लो था ना वो रिड्यूस हुआ बट रुका नहीं कभी भी। मीनवाइल जोशीमठ के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर वेस्ट वाटर को वो लोग मैनेज कर सकते हैं। इंस्टेड वो यहाँ पर सोक पिट का मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं विच कुड ऑल्सो एग्जैजरबेट द लैंड सिंकिंग। सोक पिट का मतलब क्या होता है, एक गड्ढा बना दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर वेस्ट वाटर को ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी ना ज़मीन सोख लेती है और उसके कारण नुकसान भी बहुत होते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि ये ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, तपोवन विष्णुगढ़ डैम है और हिलांग मारवाड़ी बाईपास रोड है, ये सिचुएशन को और बेकार ख़राब कर सकते हैं। देखो मैं जब एडिटोरियल्स में हाईलाइट करता हूँ ना, तो जो कलर दिख रहे हैं ना, ये जो लाइट ब्लू होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये ओके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो इस एडिटोरियल में आपको मिस नहीं करने चाहिए। बट व्हेन आई हाईलाइट एनीथिंग इन ग्रीन कलर ना, दैट मीन इट्स द प्रेशियस थिंग। ये बहुत सुंदर डेटा या फिर लाइन या एग्जाम्पल या केस स्टडी या जजमेंट कुछ भी हो सकता है। दिस इज समथिंग यू शुड नॉट एट ऑल मिस बाय एनी चांस। तो इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया करो अलग से। अब जैसे ये था, अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि कल को ये जोशीमठ वाला लैंड सब्सिडेंस वाला जो आएगा ना क्वेश्चन, ये आएगा आपको अपने आंसर में। जब आप लिखो मेंस में, व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यू नीड टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू। तो आप लिखो कि वहाँ पर ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। किसको पता होगा कि तपोवन विष्णुगढ़ डैम भी चल रहा है, हिलांग मारवाड़ी, उसी का जिसने ये एडिटोरियल पढ़ा होगा, या फिर किसी मैगजीन में बड़ी मुश्किल से कोई कवर कर पाएगा। सो यू क्रिएट योर यूनिक पॉइंट्स फ्रॉम दीज थिंग्स। इसलिए एडिटोरियल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे अर्बन हिली एरिया की? लैंड सब्सिडेंट्स यानी कि ज़मीन के धंसने के इंसिडेंट्स हिली अर्बन एरिया में काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। और ऐसा एस्टिमेटेड है 12.6% जो इंडिया का लैंड एरिया है ना, उसमें लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कौन से स्टेट्स हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। अब ये देखो, लैंड सब्सिडेंस की बात की जाए और लैंडस्लाइड की बात की जाए, ठीक है, कौन दोनों में से कोई भी टॉपिक आए ना, ये वाला स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, और एक मैप बना दो इंडिया का, ठीक है, छोटा सा, और उसमें ये 2-3 चीज़ें, उत्तराखंड को, सिक्किम को और वेस्ट बंगाल को मार्क कर देना। बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे इससे ही, बहुत वैल्यू बन जाती है। इसलिए देखो ये एक स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको 2 टॉपिक का आइडिया लग गया, लैंडस्लाइड वाले का भी, लैंड सब्सिडेंस का भी बता दो, और मैप भी बन जाता है। और ये स्टेटमेंट याद लिख लो, 12.6%, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, NIDM का, उन्होंने भी हाईलाइट किया था लैंड स्लाइड के रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी 2019 में आई थी। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ना अर्बन पॉलिसी बहुत बेकार है। एंड कहा था कि जब कंस्ट्रक्शन की जाती है ना ऐसे लैंडस्केप के अंदर, उसके कारण कुछ बायलॉज बनाए जाते हैं जो एक लोकल लेवल के जो जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ना इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमारे हिमालयन टाउन्स होते हैं ना और जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग की जाती है, लैंड यूज़ प्लानिंग, वो बहुत ही बुरे तरीके से की जाती है। एंड उसके कारण उसमें इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता भी आ जाती है। फिर कारण क्या होता है? लैंडस्लाइड के प्रभाव ज़्यादा होने लग जाते हैं, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होने लग जाता है। और टनलिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो हमारे रॉक की फॉर्मेशंस को कमज़ोर करता है। क्या करते हैं? पहाड़ों में से ना सुरंग निकाली जाती है, टनल। अब आप टनल को व्हेन यू मेक द टनल, यू आर हिटिंग द रॉक ना, उससे वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो वो जो सॉलिड पकड़ होती है उनकी, वो लूज होना स्टार्ट होती है ना। तो हम लोग उसको किसी तरीके से फोर्टिफाई कर देते हैं, है ना, बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ना कि वो रॉक की फॉर्मेशन आपने ख़राब कर दी तो फ्यूचर में वो सब्सिडेंस हो सकता है, वो टनल जो है पूरी की पूरी धंस सकती है। देन सेइंग वी हैव टू एक्वायर क्रेडिबल डेटा, ये हमारा पहला कदम होगा इस तरह की अर्बन रेजिलियंस को और बेहतर करने के लिए। एंड जो ओवरऑल लैंडस्लाइड का रिस्क है ना, उसको हम लोगों को ग्रैनुलर लेवल के ऊपर मैपिंग करने की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज की थी, उसका स्केल था 1:50,000 का, यानी कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है आपके 0.5 किलोमीटर को। अर्बन पॉलिसी मेकर्स को इसे और फर्दर डिटेलिंग करनी पड़ेगी, इसका लोकलाइजेशन करना पड़ेगा 1:1000 के स्केल पर। एरियाज़ हैं कुछ हाई लैंडस्लाइड के रिस्क के, वहाँ पर ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से रोकना चाहिए, है ना। ह्यूमन इंटरवेंशंस को वहाँ पर रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब उन्होंने कहा आइजॉल, जो कि मिज़ोरम में है, ये एक सिस्मिक जोन 5 में आता है और ये बहुत ही स्टीप स्लोप पे बना हुआ है। अगर यहाँ पर 7 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है ना, तो मोर देन 1000 लैंडस्लाइड्स होंगे जो स्टार्ट हो सकती हैं, जिसके कारण बिल्डिंग्स वगैरह को बहुत डैमेज होगा। लेकिन यहाँ के सिटी ने ना एक लैंडस्लाइड एक्शन प्लान बनाया था और वो 1:500 के स्केल पर पहुँच गए थे। इन्होंने अपनी रेगुलेशंस को अपडेट किया था, अपने हज़ार्डियस जोन के अंदर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को और बेहतर किया था। अब सिटी की जो लैंड, अब देखो आपको एक केस स्टडी मिल गई ना, आइजॉल के पास अपना एक खुद का लैंडस्लाइड एक्शन प्लान है, तो यूज़ दिस एज एन एग्जांपल। सिटी की जो लैंडस्लाइड पॉलिसी कमेटी है ना, वो क्रॉस डिसिप्लिनरी है अपने नेचर में। अब ये कीवर्ड मिल गया आपको, क्रॉस डिसिप्लिनरी होना चाहिए, है ना। वो सिविक सोसाइटी से इनपुट लेते हैं, फिर लिखो टेक इनपुट्स फ्रॉम सिविक सोसाइटी,
ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लिखो वे फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है ना, कि कोलैबोरेट विद द एकेडमिक एक्सपर्ट्स, पुश टू द कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते हैं अपने रिस्क जोन को। उन्होंने कहा फर्दर कोई भी साइट का डेवलपमेंट जो होता है ना हजार्डियस जोन के अंदर, उसका एक जियोलॉजिस्ट के द्वारा असेसमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है, उसकी सॉइल सुटेबिलिटी को लेकर, स्लॉप स्टेबिलिटी को लेकर के, और उसका इवेल्यूशन करना कि आसपास की बिल्डिंग पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उन्होंने कहा कि इसके कुछ करेक्टिव मेजर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें रिटेंशन वॉल्स बना सकते हैं एंड हम लोग ऐसे हजार्डियस एरिया के अंदर और प्रोहिबिशन रोक सकते हैं। अब देखो एक और एग्जाम्पल बड़ा सुंदर है यहाँ पे, सिक्किम पता है आप लोगों को, ठीक है, सिक्किम के अंदर गैंगटॉक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अमृत विश्व विद्यापीठम है, उन्होंने एक रियल टाइम का लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया था। ये ना न्यूज़ में बहुत पहले भी आया था कि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम दैट दे हैव पुट इन, ये विजन की मैगजीन में आया था ये वाला पूरा, ठीक है। उसके सेंसर्स एसेस करते हैं क्या इम्पैक्ट होता है रेनफॉल का, वाटर मूवमेंट का, स्लोप इंस्टेबिलिटी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी प्रीशियस एग्जाम्पल। फिर फ्लड का रिस्क भी होता है। अभी हम लोग लैंड सब्सिडेंस की बात कर रहे थे, लैंडस्लाइड की बात कर रहे थे, ये दूसरा इशू है। अगस्त 2019 के अंदर पल्लवा सिटी जो कि डोंबिवली है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर बहुत हैवी फ्लडिंग हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे रेजिडेंट्स दे गॉट स्टैंडर्ड। ये ना एग्जाम में उस समय आई थिंक 2020 वाले मेंस में क्वेश्चन आया था शायद, ये जो मेंस का एग्जाम थोड़ा डिले हो गया था ना 2020 वाला, 2021 का स्टार्टिंग में हुआ था, उसमें ये मुंबई के इंसिडेंट्स आए थे। नहीं, आई थिंक ये 2019 में ही आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट देयर वाज दिस थिंग कि हैदराबाद, महाराष्ट्र के, चेन्नई के आसपास के ना जो फ्लडिंग हुई थी ना, उस पर क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। उन्होंने कहा कि सीजनल रेंज जो है ना वो अपनी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और इसके कारण क्या था, फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके जो टाउनशिप जो कि 4500 एकड़ तक के एरिया में फैली हुई है ना। अब उन्होंने कहा कि जब ये प्लान टाउनशिप्स को अप्रूव किया जाता है ना, इसके अंदर नेचुरल हजार्ड्स का कंसर्न नहीं होता, बहुत कमी होती है, इसलिए इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। और भी एग्जांपल दिए गए थे, गोवा की जो पंजिम है ना, वहाँ पर भी फ्लड्स आए थे जुलाई 2021 के अंदर। फिर लोकल रिवर्स की स्वेलिंग हो गई थी, पानी बढ़ गया था रिवर्स के अंदर फ्लड के कारण, घरों के अंदर पानी आ गया था, है ना। अर्बन सेटलमेंट जो थी वो काफ़ी इफेक्ट हुई थी मांडोवी के अंदर। तो अगेन यहाँ पर भी क्या इशू निकल के आया, अर्बन प्लानिंग का इशू निकल के आया। सिटी को मार्शलैंड्स पे बनाया जाता है, मार्शलैंड का मतलब होता है कि वो तरीके से दलदला ज़मीन जो होती है थोड़ी दलदल टाइप की सी होती है, उस पर बनाया जाता है। एक ज़माने में यहाँ पर मैंग्रोव्स हुआ करते थे, फर्टाइल फील्ड्स हुआ करते थे, है ना, तो फ्लड रेजिलियंस काफ़ी अच्छा था। दिल्ली का भी एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 9350 के आसपास हाउस होल्ड जो कि यमुना के फ्लड प्लेन्स में रहते हैं, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ था। अब यूएन के जो IPCC है ना, उनकी रिपोर्ट आई थी मार्च 2022 की, उन्होंने भी कहा था कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स ना, कोलकाता के पास भी बहुत सारे रिस्क होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। कोलकाता में भी वहाँ पर समंदर के आसपास का पानी बढ़ना और ये लैंड सब्सिडेंस के बहुत सारे इशूज़ होंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, एक तो अर्बन प्लानिंग पुअर कर दिया आपने और क्लाइमेट भी बदल रहा है। अब हमारे इंडियन सिटीज़ के पास इसलिए डेवास्टेटिंग फ्लड्स आती हैं, हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें मल्टीपल मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमको इंडियन सिटीज़ को फ्लड प्रूफ करना पड़ेगा। अर्बन प्लानर्स को एक और स्टेप बैक करना पड़ेगा, यानी कि वाटर बॉडीज़ को फिल करने के अलावा उनको सीवरेज और स्टॉर्म वाटर के ड्रेन नेटवर्क पे भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क्स हैं ना, उनको रिवर्क करने की ज़रूरत है, उनमें वेस्ट वाटर का ड्रेनेज पे काम करना पड़ेगा, खास करके वो जो लो लाइंग अर्बन जोग्राफीज़ में हैं। अब रिवर जो ओवरफ्लो करती है ना, उनका डिसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसके कारण हमारी जो खाली जो उन एरियाज़ के अंदर वो जो सी राइज होता है ना, समंदर का पानी बढ़ता है, उसके कारण वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर कोस्टल वॉल्स वगैरह के पास सिल्टेशन हो जाती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। फ्लड रेजिलिएंट आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा हम लोगों को ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज, जैसे कि वो प्लेसेस जो एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं, सरफेस का रन ऑफ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना, और हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो ब्लू, अभी देखो कितना अच्छा ये एग्जांपल मिल गया ना। अगर आप अपने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कोस्टल फ्लडिंग का क्वेश्चन आता है, फ्लडिंग का क्वेश्चन आता है, सी लेवल राइज का क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट मी कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सब के अंदर आप सेटअप कर सकते हो ये वाला एग्जांपल कि प्रोटेक्टिंग द ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज, प्लेसेस दैट एक्ट एज नेचुरल स्पॉन्जेस, एब्जॉर्ब द सरफेस, रन ऑफ, अलाउ ग्राउंड वाटर टू बी रिचार्ज। ग्राउंड वाटर के अंदर भी एग्जाम्पल, एक छोटा सा ये पॉइंट कितने सारे वाटर के टॉपिक्स में फिट हो रहा है, इन्हें बोलते हैं सॉलिड कीवर्ड्स, ये नोट डाउन करने होते हैं आपको। तभी मैंने कहा ना कि आज का ट्यूटोरियल बड़ा महत्वपूर्ण है, इतने अच्छे अच्छे इसमें एग्जाम्पल आए हैं ना। जैसे जैसे रेनफॉल के पैटर्न्स और इंटेंसिटी चेंज होती है, अर्बन अथॉरिटीज़ को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिमुलेशन की कैपेसिटीज़ में, ताकि फ्लडिंग हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। और उसके अलावा फिर उसके बाद सी दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू फर्स्ट डिटेक्ट, देन यू आइडेंटिफाई, देन यू ट्रीट। ये DIT का एक शॉर्टकट होता है, जब एग्जाम में आप लिखते हो ना डिजास्टर मैनेजमेंट में, यू डिटेक्ट, यू आइडेंटिफाई एंड देन यू ट्रीट। तो डिटेक्ट कर लो
ठीक है, फ्लड के बारे में कि ये चीज़ें हो सकती, कैसे करोगे आप? पहले फ्लडिंग हॉटस्पॉट्स को डिटेक्ट करो, ठीक है, जहाँ जहाँ फ्लड के चांसेस ज़्यादा हैं, आइडेंटिफाई करो वहाँ पर क्या क्या मेजर्स किए जा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करो, उसके फ्लड रिस्क मैप बना दो, ठीक है। तो मैंने आपको नई चीज़ बता दी आज, DIT, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में याद रखना। लुकिंग अहेड क्या कर सकते हैं, तो अर्बन इंडिया को इस तरह के रिस्क को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड सिटीज़ अपने एनवायरमेंटल प्लानिंग पे काम कर सकती हैं। वी कैन वर्क ऑन द नेचुरल ओपन स्पेसेस। अब जो अर्बन मास्टर प्लान्स होता है ना, उसको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। जैसे बेंगलुरु की बात करते हैं, बेंगलुरु को ना फ्यूचर के अंदर 125 मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से पीक रेनफॉल के अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। राइट ना उनकी जो प्लानिंग वगैरह है वो 75 मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से है, तो उनको और फ्यूचर में ना और इंटेंस रेनफॉल के कारण अब बेंगलुरु के अंदर बहुत दिक्कत होती है भाई। आई हैव बीन टू बेंगलोर मल्टीपल टाइम्स। बेंगलोर का ट्रैफिक, बेंगलोर का मतलब क्या बताऊँ, बेंगलोर का बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ फ्लड वाला एक इशू अलग से है वहाँ पर रेनफॉल के बाद। तो अर्बन अथॉरिटीज़ जो हैं इंडिया के अंदर, उनको अपना डिजास्टर रिस्क पे काम करना पड़ेगा। दे नीड टू वर्क ऑन प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग। EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फाइनली हर एक सिटी को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एंड इंडिया की अर्बन जर्नी इज़ नॉट लिमिटेड टू इलेक्शन साइकिल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इलेक्शन साइकिल के हिसाब से काम करेंगे, ये एक मल्टी जनरेशनल प्रोसेस है। एवरीवन हैज़ टू वर्क एंड एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट इनटू द मेकिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल फॉर एवरीवन। सो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है यार। प्लीज़ ना, जो भी फॉलो कर रहा है मुझे प्लीज़ बताना ना। मैंने फरवरी, जनवरी में, दिसंबर में अगर कोई, जो भी ज़्यादा नहीं होंगे, 3 या 4 ही होंगे शायद एडिटोरियल्स जो मैंने कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, या तो मुझे वो आप लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देना या फिर मुझे डेट बता देना कमेंट में, वो मैं अपने आप फिगर आउट कर लूँगा फिर। तो मैं आप ही लोगों के लिए ईजी करना चाहता हूँ उसको फर्दर। और अब जैसे ये वाला हो गया और इससे जो पिछले वाला था ना, उनके मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही शेयर कर दिया करूँगा फिर बाद में, तो आपको फिर रिकॉर्ड बनाना नहीं पड़ेगा। बट प्लीज़ पहले वाले मेरे साथ शेयर कर देना। Now we have this editorial, not a pipe dream. Functional tap water is a basic necessity that must be provided to all households. कहानी ये है कि इसमें जल जीवन मिशन की बात की जा रही है, कैसे कैसे उसके टारगेट थे, क्या कुछ अचीव हुआ था। फिर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको अपने राइट नाउ प्रमोशन कैंपेनिंग के लिए यूज़ करेगी, 2024 में इलेक्शंस हैं। बट जो टैप वाटर होता है एक बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है, तो सभी को वैसे भी मिल जाना चाहिए, उसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हो क्या रहा है ना कि गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी चीज़ें शोकेस कर रही है। मार्क्यू स्कीम्स का मतलब होता है जिनको बहुत सजा धजा करके बहुत विस्तार से विराट रूप से दिखाया जा रहा होता है। तो नेक्स्ट ईयर वाले जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, जनरल इलेक्शन, यानी कि 2024 में विल हैव अनदर इलेक्शन फॉर द लोकसभा, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है फिर। तो जल जीवन मिशन उसमें से एक ऐसी स्कीम है एंड इनका एम ये था कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक पाइप्ड टैप वाटर, यानी कि नल का पानी मिल जाना चाहिए। तो इस बार बजट के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस स्कीम के अंदर लास्ट ईयर यानी कि 2022 से बढ़ाकर में दिया था 54,000 करोड़, इस बार 69,000 करोड़, ऑलमोस्ट 27% का इंक्रीमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें टारगेट किए गए थे 19.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, जिसमें से 3.2 करोड़ को पाइप्ड वाटर मिल चुका था अगस्त 2019 तक। और जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड के अकॉर्डिंगली फरवरी 2023 तक 11 करोड़ हाउस होल्ड को मिल चुका है, जो कि टारगेट का 57% है। अब ये बहुत इंप्रेसिव जंप था पिछले 3 सालों का, लेकिन क्या रिमेनिंग 12 महीने के अंदर 47% को अचीव करवाना सक्सेस पॉसिबल होगा? उनका कि अभी तक गोवा, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना, इन्होंने 100% कवरेज रिपोर्ट की थी। और इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने कहा 97% है। कुछ स्टेट्स हैं, 10 दूसरे स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, जिसमें 60% का कवरेज भी था। अब कुछ बड़े स्टेट्स हैं, यूपी, राजस्थान, उन्होंने कहा कि 30% कवरेज हुआ है। मध्य प्रदेश का 47% कवरेज है। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, जब एक फुली फंक्शनल टैप वाटर की बात की जाती है ना, उसका मतलब होता है कि हर एक हाउस होल्ड को ना एटलीस्ट कम से कम 55 लीटर का पोर्टेबल मतलब होता है ड्रिंकेबल वाटर मिलेगा पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन पर डे के हिसाब से, और ये पूरे साल मिलेगा। अब ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जस्ट इन केस ऐसा कोई जल जीवन मिशन का या फिर टैप वाटर का कोई क्वेश्चन आता है ना, उसमें डू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, इट्स इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ लोकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि बहुत सारे टैप कनेक्शन हो जाने के बावजूद भी लोगों को ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनका टैप वाटर इनएडिक्वेट है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स किए गए थे इस स्कीम के भी। एक सैम्पल सर्वे हुआ था 3 लाख के आसपास एलिजिबल हाउस होल्ड्स का, इनको कमीशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। उन्होंने इस स्कीम की फंक्शनिंग को एसेस किया था एंड पता चला था कि जो 3/4 ऑफ देम थे, उसने कहा था कि जो रिपोर्टेड वाटर होता है ना 7 days ए वीक एंड ऑन एवरेज हाउस होल्ड्स को ना वाटर मिलता है सिर्फ 3 hours अ डे, ये प्रॉब्लम बताई गई थी। अब ये देखो मिनिस्ट्री का असेसमेंट था, उन्होंने कहा था कि 90% से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, आंगनवाड़ी, स्कूल्स, उसके अंदर दे रिपोर्टेड कि उनके पास टैप वाटर था। एंड कुछ ने ये भी कहा था कि वहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा था,
ठीक है, एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी था। अब ये मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है बिकॉज इफ़ यू नोट डाउन दिस डेटा ना, दिस विल हैव मोर वैल्यू देन एनी ऑफ द अदर डेटा दैट यू नोट डाउन। मोर ओवर उन्होंने कहा कि जो फिलहाल जो नंबर है हाउस होल्ड्स को लेकर के, ये एक सेल्फ रिपोर्टिंग के द्वारा बेस्ड है, विलोजिस के द्वारा उन्होंने सेल्फ रिपोर्टिंग की थी, ऐसा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, उन्होंने कहा था कि मोस्टली जो कनेक्शंस थे ना, ये दिए स्टेट के फंड के द्वारा दिए गए थे, ना कि जल जीवन मिशन के द्वारा। एक फंक्शनल और परमानेंट टैप वाटर जो है बेसिक नेसेसिटी बन जाता है, एंड रादर देन रीचिंग द न्यूमेरिकल टारगेट का एम ना रख करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए, एंड रूरल इंडिया के अंदर अडॉप्शन होना चाहिए टैप वाटर का कंसिस्टेंट मैनर में। वाइल इसको प्लान किया गया था एक बॉटम अप स्कीम के तौर पर, सेंटर को इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टेट्स जिनके पास अडॉप्शन की कमी है, लोवेस्ट अडॉप्शन है और उनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, उनको इस नंबर को बेहतर करने में असिस्ट किया जाए। तो ये छोटा सा था, कुछ डेटा इसमें था हमारा, इट्स स्मॉल एडिटोरियल। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। 2016 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज 2016 का लास्ट डे है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की जो केस स्टडीज है लास्ट, वो कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग 2013, 14, 15 सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आफ्टर यू हैव रिटन ऑल दीज 14 क्वेश्चंस ना, आप पेपर पे नोट डाउन करके ना इनको याद करो 14 क्वेश्चंस को, एंड देन सेट अ टाइमर ऑफ 3 आवर्स और इसको सबको ना सारे को लिखने की कोशिश करो रिकॉल करके। ट्रस्ट मी, अगर आप पिछले 2013 ऑनवर्ड्स और 2022 तक जितने भी आपके एथिक्स के पेपर आए हैं, अगर आप ऐसे 3-3 घंटे के सारे सेट की प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, देन ऑल्सो जो 2023 में अगर आप मेंस देते हो उसमें जो नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस होंगे ना, ट्रस्ट मी, जस्ट बाय सॉल्विंग दीज ना और एक बार आपका रीड करने से, इससे सही आप ऑलमोस्ट 9 से 10 तक अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चंस को। इतना कुछ आप कर पाओगे इतने से, तो इतना सपोर्ट मिलता है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग 2017 का स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ना, ये 25 मार्क्स के, दैट मीन्स यू गेट 5 शीट्स फॉर दिस आंसर। क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड is a large transnational company having diversified business activities with huge shareholder base. The company is continuously expanding the generating employment. Company, in its expansion and diversification program, decides to establish a new plant at Vikaspuri, an area which is underdeveloped. The new plant is designed to use energy-efficient technology that will help the company to save production costs by 20%. The company's decision goes well with the government policy of attracting investment to develop such underdeveloped regions. The government has also announced a tax holiday for 5 years for companies that invest in the underdeveloped areas. Okay, थोड़ा बड़ा है ये कहानी समझने के अंदर, लेकिन लास्ट में तो वही छोटे छोटे क्वेश्चंस ही होते हैं हमारे। सो अकॉर्डिंगली थोड़ा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को केस स्टडीज़ का, कि केस स्टडीज़ लिखी हुई थोड़ी लंबी आती हैं, एक बेसिक पार्ट को समझना हमें पड़ता है स्टार्टिंग में, एंड देन इट बिकम्स इजी इन द एंड। However, the new plant may bring chaos to the inhabitants of the Vikaspuri region, which is otherwise tranquil. The plant may result in the increased cost of living, aliens migrating to the region, and disturbing the social and economic order. The company, sensing the possible protest, tried to educate the people of the Vikaspuri region and the public in general that how its CSR policy would help overcome the likely difficulties of the residents of the Vikaspuri region. In spite of this, the protests began and some of the residents decided to approach the judiciary as their plea before the government did not yield any result. तो कहानी तो बहुत इजी सी है, कहानी में समझने में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, उसने नंबर ए कंपोनेंट हमसे पूछा है, हमको इश्यूज पूछ लिए उसने, इश्यूज आइडेंटिफाई करो इसमें कौन से हैं, और उसने फिर बी में पूछा है व्हाट कैन बी सजेस्टेड टू सेटिस्फाई द कंपनीज गोल्स टू एड्रेस द रेजिडेंट्स कंसर्न। सजेशंस पूछ लिए। तो एक्चुअल में तो उसने एग्जाम में हमने दो ही चीज़ें पूछी हैं, एक तो इश्यूज, दूसरा सजेशन। हमारे पास 5 शीट्स है, हम लोग इस केस स्टडी को एड्रेस करेंगे। अभी कौन से चैप्टर से आती है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स गिवन है ना, उसमें ये वाला पॉइंट गिवन है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, और इसमें हमारा बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है। एक क्वेश्चन और भी आएगा आगे, देखना, अभी 2016 का चल रहा है ना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा CSR के ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया था ना CSR, तो आगे क्वेश्चन भी आता है ऐसा, विल कवर दैट ऑल्सो। सबसे पहले हमारे एक्टर्स कौन से इन्वॉल्व है इसमें,
ABC लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स हैं ABC के, एम्प्लॉयज़ हैं ABC के, अंडर डेवलप्ड विकासपुरी रीजन है, गवर्नमेंट है, इनहेबिटेंट्स है विकासपुरी के और जुडिशरी भी है। ये सब के सब यहाँ गिवन थे। देखो ये ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस बात का कि जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हो ना आपके वहाँ पर जब एग्जाम में मिलता है तो उसके साथ साथ आपको ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि यू स्टार्ट टू अंडरलाइन ऑल द स्टेक होल्डर्स इमीजिएटली व्हाइल यू आर रीडिंग, इस तरीके से, राइट। एंड तो ये समझना पड़ेगा, मतलब करते करते ना, प्रैक्टिस करते करते जब यू गेट टू नो दिस कि अच्छा ठीक है यार, ये मुझे स्टेक होल्डर्स यहाँ अंडरलाइन करने हैं, डायलेमास को मुझे मे बी शायद बॉक्स में डाल देना है, ऐसा कुछ करना है, ताकि फिर आप द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स ना, यू नो वेरी वेल कि अच्छा यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ लिखना है, अदरवाइज इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा। तो उसने हमसे सबसे पहले पूछा था इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट वर्सेस सोशल जस्टिस। देयर इज अ चांस टू इंक्रीज डेवलपमेंट इन द अंडर डेवलप्ड विकासपुरी मे गो इन वेन। Lack of trust on company and the government policy. Company can expand the employment further if new plant is established. This opportunity stands to be lost if the protests continue. Lack of inconclusiveness and the stakeholder approach while clearance of projects. Negative perception of people and the protests against projects of development and change. You see so many issues are involved here. तो हमें सारे एड्रेस करने पड़ेंगे क्योंकि उसने 25 नंबर में पूछ लिया है, तकरीबन 12.5-15 नंबर के तो हमको इश्यूज ही बताने पड़ेंगे। Then the historical wrong where people do not derive the fruits of development. 7th issue हमारे पास है cost of living might increase in the region. Then existing social structure of opposition to change in the same and migration. Government image and implementation of its policies for investments like tax holidays etc. is at stake. This project is also a chance to bring in energy efficient technologies and hence has some social value too, which might be lost. See, there are so many issues involved. 11 issues हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। Matter stands in the court of law and under litigation which might have time and cost overruns. फिर हम लोग देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा था ना, इसमें पेजेस भी देखने पड़ेंगे आपको। एग्जामिनर को ये ना लगे कि यार इसने ये वाला 5th पेज है, यहाँ तक फिल करना होता है, ठीक है। ये तो खैर एक्स्ट्रा शीट थी, 6th वाला है, यहाँ तक हमें फिल करना होता है। तो अब लिखते हुए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी यार। इश्यूज़ तो मैंने यहाँ तक लिख दिए, अब सजेशंस भी मैं कितने लिखूँ? सजेशन यहाँ लिखना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक खत्म हो जाएंगे सजेशंस मेरे, फिर मेरी पूरी एक शीट रह जाएगी, उस पर मैं क्या करूँ? दैट्स वाई ऑल दिस फ्लो चार्ट्स कम इन टू पिक्चर, ठीक है, कि बिजनेस एथिक्स प्लस सोशल एथिक्स मेक्स कम्युनिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये आपकी चॉइस होती है कि आप इनको किस तरीके से बनाना चाहते हो। आप इन इश्यूज़ का भी कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो, 10 इश्यूज़ का एक ऐसा कोई छोटा सा एक बॉक्स बना करके और उसमें सारे ऐसे एरोज निकाल करके उन सबको समराइज कर दो, उनमें भी 2-4 पॉइंट पे लिख दो, या फिर लाइक यहाँ आपने पूरा सेंटेंस लिखा तो यहाँ पर आप एक सिंपल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी इश्यूज है ना, CSR, करप्शन, इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। These are methods that you have to develop by practice. If you keep practicing these things, ना, then there is a very high chance कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर out of 250 you will be able to score almost 120 से 130 मार्क्स तक easily by these practices. तो एथिक्स के अंदर 120-130 स्कोर करने का मतलब आएगा you will be in the top 5 or top 10 scorers. Then what are the steps to satisfy companies and residents' concern? Persuasion techniques wherein the gap between the source and the target is minimized. Since the project is supported by government, interventions from government side can be taken. Local leaders or the MPs etc. can try and persuade. This is in line with the business trustworthiness. अब यहाँ पर मुझे trustworthiness को बॉक्स में डालना चाहिए था, persuasion को बॉक्स में डालना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं हर बार नहीं कर पाता हूँ, बट मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड पर NGOs can be identified who can pass the message to increase the credibility of the message as people tend to trust them. क्योंकि लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को शायद उतना ट्रस्ट ना करें जितना NGOs को ट्रस्ट करेंगे। Past good work of company and its success stories should also be communicated to the residents of the Vikaspuri to increase the goodwill. CSR to be used to address residents' concern and ensure social justice resulting in a win-win situation. अब यहाँ पर social justice को बॉक्स में लिख सकते हो, CSR को बॉक्स में डाल सकते हो आप। Compensation or the packages can be introduced to address the concern of increase in the cost of living. Government shall present its view and the previous examples of such development
which led to the positive implications for a particular region and its inhabitants. This involves changing attitude of people by various methods like social influence, persuasion, and effective appeals. Further, it might need implementation of laws in ethical ways if need to be prevent unnecessary obstruction on part of people of the region. It's a big case study, साइज में बड़ी होती है, ठीक है, और नॉट ईजी, ठीक है, आसान नहीं होता है. बट जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, पहले ये 25 नंबर वाली चेक कर लो. एक आई है, 2 आई है एग्जाम में, 2 आई तो पहले इन दोनों को टारगेट करो, क्योंकि यहाँ पर आप अपना 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर पाओगे. राइट, विच मेक्स इट ऑलमोस्ट 20% पेपर आपका इन 2 से सॉल्व हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात होती है. 250 का होता है ना, तो उसमें से 50 इज लाइक 1/5 ना, तो 20% पेपर तो आपका यहाँ से बनेगा. 50 नंबर में से ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे. और यहाँ पे आप 30 या फिर 25 से 30 तक भी स्कोर कर लेते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हो ऑलरेडी. राइट, सो मतलब देख लो ना, 50 का अगर आपके मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे और 50 का इंटू 5 करते हैं तो 250 बनता है. आप यहाँ पे 30 स्कोर करते हो, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स बनते हैं तो आप 150 स्कोर कर रहे हो. तो उस तरीके से देखो, 25 का करते हो तो आप ऑलमोस्ट 125 मार्क्स टोटल स्कोर कर रहे हो. दैट्स वाई ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं, कौन सा क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है, कितना नंबर, कितना समय देने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे. तो हमेशा पहले केस स्टडी से स्टार्ट करो. 6 केस स्टडीज़ होती हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स वाले होती है पहले उनके ऊपर काम करने की कोशिश करो. मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा मुश्किल होगा, बट थोड़ा सा अगर सोच के किया जाएगा ना तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो है, सरस्वती वॉज अ सक्सेसफुल IT प्रोफेशनल इन द USA. Moved by the patriotic sense of doing something for the country, she returned to India. Okay. Together with some other like-minded friends, she formed an NGO to build a school for a poor rural community. The objective of the school was to provide the best quality modern education at a nominal cost. She soon discovered that she has to seek permission from a number of government agencies. The rules and procedures were quite confusing and cumbersome. What frustrated her most was the delays, the callous attitude of officials, and the constant demand for bribes. Her experience and the experience of many others like her have deterred people from taking up social service projects. A measure of government control over the voluntary social work is necessary, but it should not be exercised in a coercive और आना चाहिए शायद, और करप्ट मैनर. अब यहाँ पे ये तो सिचुएशन बता दी सरस्वती की, कैसे देश में आना चाहती है, काम करना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स शी कुडंट वर्क. Now, the question comes here, what measures can you suggest to ensure that due control is exercised but well-meaning, honest NGOs' efforts are not thwarted? यहाँ तक आई थिंक थोड़ी आवाज़ की दिक्कत आ रही होगी. मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि पिछले पूरा क्वेश्चन ना मैंने जब रिकॉर्ड किया ना तो माइक का वायर कनेक्ट नहीं था, तो वो iPad का जो इनबिल्ट माइक होता है ना उसी से रिकॉर्डिंग हो रही थी. अब गड़बड़ होगी. मैंने सडनली नोटिस किया कि मेरे माइक में लाइट नहीं जल रही. चलो अब देखते हैं यार, मैंने एक बार सुनने की कोशिश की, उसको थोड़ा ठीक सा ही रिकॉर्ड हुआ है. अब मैं आगे माइक कनेक्ट करके आगे क्या करता हूँ. कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, बड़ा ऐसे इरिटेट होता है मन कि यार पिछले 15-20 मिनट से मैं ऐसे पागलों की तरह बोले जा रहा था, वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था. ठीक है, हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, NGO को लेकर है सरस्वती के. एंड क्वेश्चन उन्होंने सिंपल एक ही बात पूछी है, क्या मेजर्स आप सजेस्ट करोगे ये इंश्योर करने के लिए कि कंट्रोल होता है और वो वेल मीनिंग है, लेकिन उसके कारण NGOs के जो एफर्ट्स हैं उनको भी वी आर नॉट थ्वार्टिंग देम. ठीक है, 5 पेजेस में लिखना है. अब ये जो टॉपिक है ना, ये आता है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड द एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली गिवन है, ये वाला वो पार्ट है. और इस चैप्टर में आता है एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, वहाँ से ये वाली केस स्टडी बनती है. तो एक्टर्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं? सरस्वती, हर फ्रेंड्स, NGO विच इज़ अ स्कूल, पुअर रूरल कम्युनिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द ऑफिशियल्स. डायलेमा क्या है? Social service project versus laws and the procedure, red tapeism and bureaucratic versus democratic attitude. Social services in India and other countries alike is driven by the motives which range and originate due to number of reasons, as such patriotism in case of Saraswati, while other personal and the organizational interest, as such tax evasion, money laundering and electoral appeasement among others, are carried in the guise of social services of which NGOs form a crucial link. Hence control over NGOs is vital. अब आपका जो GS2 है ना, उसमें जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है,
वहाँ पर ये पूरा टॉपिक है एन को लेकर के। और हमारा जो FCRA का एक्ट होता है, तो कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने डेटा भी दिया था कि कितने सारे एन को बैन किया गया था। हमारे इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ इंटरनेशनल एन जो इंडिया में आकर के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से और हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं ना, उन सब की रिपोर्ट आई थी। तो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत सारी एन को ब्लॉक भी किया था। वो यही कहना चाह रहे थे कि एन का लिंक इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि यहाँ से अपीजमेंट करना बड़ा ईजी हो जाता है इनके थ्रू। However, genuine motives must be protected and in this regard, following, अब वो क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था हमसे कि केस स्पेसिफिक मेजर्स दैट कैन बी टेकन। अब हम उन मेजर्स की बात करते हैं। Rationalize the number of permissions that Saraswati and her group needs considering social motive of the project for the rural poor's education. Streamline the required rules and procedures by laying down the SOPs, यानी कि standard operating procedures. Checking bureaucratic attitude and reducing the delays by implementing citizen charter. Ensuring corruption-free process of registering NGOs by making it online. Officers should develop a sense of belongingness with public and listen to and redress the grievances by visiting them periodically. अब हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की। SOPs, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, सेंसिटाइजेशन, डाउनफॉल ऑफ करप्शन लाइक डिक्रीज इन करप्शन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ लॉज, सिटीजन चार्टर, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट ऑडिट। ये वाली चीज़ें ना आपको बार बार ऐसे यहाँ पर देख रहे हो ना, आंसर राइटिंग, इसको देख के समझ रहे हो कि अच्छा जहाँ स्पेस बचता है वहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती हैं। इसलिए ये आंसर राइटिंग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें सीखने के लिए, स्पेस कैसे यूटिलाइज किया जाए। Then general measures to exercise control while ensuring that well-meaning NGOs are unthwarted. A credibility alliance of the independent civil society members can be formed which can undertake listing and auditing of NGOs on the national portals like Darpan NGOs के लिए. NGOs must be asked to reveal their annual financial statements before undertaking donations as per the FCRA rules. Further, on an administrative footing, a separate cadre must be readied towards dealing with the social service groups with timeliners and the roles clearly mandated. Verifications must be undertaken solely on a digital platform where faceless contact is maintained. Vijay Kumar Committee recommends seamless operation of FCRA and IT regulations. अब सुनो मेरी बात, कमाल की चीज़ें सीखने की होती हैं वो ये हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेप्स चल रहे थे वो एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं, बट हम चाहते हैं एग्जामिनर को कि आप सर देखो मैंने दर्पण के बारे में बात की, आप देखो मैंने विजय कुमार कमेटी की बात की है। तो व्हेन यू हैव सच ए प्रेशियस कीवर्ड्स ना, उनको बॉक्स में डाल दो बीचों बीच एकदम। एग्जामिनर ऐसे चेक करता रहेगा, सडनली उसकी नजर आएगी अच्छा कुछ बॉक्स में है, इसे ओ विजय कुमार कमेटी की बात की है, वेरी नाइस, इसको पता है, मतलब यहाँ पर आप नंबर गेन करते हो। तो कौन सी चीज़ बॉक्स में डालनी है और कुछ नहीं डालना होता बॉक्स में, वो आपको सीखना पड़ेगा जस्ट बाय फॉलोइंग सेशंस लाइक दिस, या फिर अपना खुद प्रैक्टिस करके। While on the futuristic note, all the funds to and from NGOs to and from the NGOs must be routed through public finance management system. अरे स्क्रीन को क्या हो जाता है कभी कभी। 7th is sensitizing public officials with respect to crucial roles that NGOs play in the nation building. Ensuring accountability of officials involved in the process to prevent unnecessary thwarting. अब एंड कर देते हैं, हमारा समय भी ख़त्म हो गया इसके अंदर और हमारा क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया और हमारे पेजेस भी ख़त्म हो गए। Providing all the possible support to the honest officers of people like Saraswati will go on for a long way in improving the NGO culture in country, thus leading its socio-economic development on the Gandhian path to universal upliftment. अब गांधी जी को की बात और तो गांधी जी को दोबारा बॉक्स में डालना चाहिए, मैंने नहीं डाला, बट पुट हिम इन द बॉक्स। गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण है एथिक्स में, अगर आपको हाई स्कोर करना है तो ट्राई टू ब्रिंग इन गांधी जी, विवेकानंद जी, अब्दुल कलाम, इट्स ऑल सच गुड लीडर्स एज मच एज यू कैन। ARC को कोट करो, मेजर लॉस की बात करो, अपलिफ्टमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करो। तो प्रैक्टिस लगेगी, बट जो जान लगाएगा वो कुछ ना कुछ पाएगा भी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। हमारा 2016 का पेपर पूरा हो गया है। वी हैव डन विद 13, 14, 15, 16 हो गया। आगे हम लोग 17 करेंगे, 18, 19, 20, फिर 21 और 22। तो विल ट्राई कि मार्च एंड तक हमारा सारा पेपर ख़त्म हो जाए।
मार्च के एंड तक हम इसको फिनिश करेंगे, ताकि हम लोग अप्रैल और मई के अंदर फिर फुल पेपर की वीडियोस में अपलोड करूँगा यही वाले सारे। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।